नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। 2014 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस परेशानी की परिक्रमा लगा रही है और ये परेशानी बाहर की कम खुद कांग्रेस के अपने बढ़ा रहे हैं। अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, मगर दिल्ली चुनाव से थोड़ी बहुत कांग्रेस को उम्मीद है। ऐसे में कांग्रेस आरोपों से घिरी हुई है। आरोप भी ऐसे वैसे नहीं है, ये आरोप गंभीर हैं। इन गंभीर आरोपों के घेरे में कांग्रेस के कोई छोटे नेता नहीं है, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैं। जयंती नटराजन के जाल में कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। खत में कई गंभीर आरोप हैं जिनको लेकर कांग्रेस में बेचैनी है और बेचैनी होना लाजमी भी है, क्योंकि राजधानी के चुनाव सिर पर हैं। जयंती के जाल में फंसे हैं राहुल गांधी, जिन्होंने आजकल दिल्ली में मोर्चा संभाला हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद से ही कांग्रेस के तारे गर्दिश में हैं। एक के बाद एक मुसीबत कांग्रेस को घेर रही है। पहले कृष्णा तीरथ ने कांग्रेस को झटका देते हुए वो बीजेपी में शामिल हो गईं और अब जोर का झटका दिया है जयंती नटराजन ने। यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा एक बेहद भावुक पत्र सामने निकल कर आया है। खत में खुलासा करते हुए नटराजन ने अपने मन की व्यथा को व्यक्त किया है। कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी की सारी बातों को माना, इसके बावजूद मेरी उपेक्षा की गई और मेरा नाम खराब किया गया। कैबिनेट के सहयोगियों और पार्टी के नेताओं की ओर से भारी दबाव के बावजूद मैंने कई बड़ी योजनाओं को पर्यावरण के मुद्दे पर रोके रखा, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी की ओर से उन्हें खास अनुरोध मिले थे। अजय माकन ने 16 नवंबर 2013 को मुझे फोन पर दिल्ली आकर स्नूप गेट मामले में संवाददाता सम्मेलन करने को कहा। मैंने उनसे कहा कि इस विषय पर सरकार की जगह पार्टी के किसी व्यक्ति को बात करनी चाहिए। इस पर अजय माकन ने कहा कि ये फैसला ऊपर से लिया गया है। इसके बाद मैंने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 20 दिसंबर 2013 को मुझे अपने दफ्तर बुलाकर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार जयंती की पार्टी को जरूरत है, इसलिए मैं इस्तीफा दे दूं। इसके बाद बिना कुछ कहे या संदेह किए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने मुझे एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मंत्री के रूप में मेरे काम की तारीफ की। मैंने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा तो टेलीफोन पर मेरी आपसे बात कराई गई। इस दौरान आपने बार बार वही बात दोहराई जो प्रधानमंत्री मुझसे कह चुके थे कि मुझे पार्टी के कामों के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। अगले दिन मेरा इस्तीफा मीडिया में सुर्खियां बना, लेकिन दोपहर होते होते मुझे पता चला कि राहुल गांधी के कार्यालय का कोई व्यक्ति मीडिया को ये बता रहा है कि जयंती का इस्तीफा पार्टी कार्यों के लिए नहीं था। उसी दिन राहुल गांधी ने फिक्की के कार्यक्रम में औद्योगिक परियोजनाओं को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिलने में हो रही देरी की बात कही। उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि सरकार और पार्टी ये व्यवस्था करेगी कि परियोजनाओं को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिलने में देरी न हो। इसके बाद राहुल गांधी को मैंने मंत्रालय से हटाए जाने और फिक्की में उनके भाषण को लेकर एक संदेश भेजा और इसका कारण जानना चाहा। इस पर उन्होंने कहा कि वो थोड़ा व्यस्त हैं और बाद में जवाब देंगे, लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। जनवरी 2014 में मेरी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। इस दौरान आपने कहा कि आने वाले चुनावों के लिए आपकी पार्टी को जरूरत है। जनवरी में ही मुझे कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख अजय माकन ने सूचना दी कि मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है, जिसका निर्वाह मैं पिछले 10 साल से जिम्मेदारी के साथ कर रही थी। राहुल गांधी ओडिशा के नियमगिरी हिल्स गए। वहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वो डोगरिया कोंड आदिवासियों के सिपाही हैं। वो वेदांता के हाथों उनके हितों का गला घोटने नहीं देंगे। इसके बाद मुझे राहुल गांधी के दफ्तर से इस मामले को देखने को कहा गया। इस पर मैंने वेदांता को दी गई पर्यावरण मंजूरी को खारिज कर दिया। हालांकि इसके खिलाफ मेरे कैबिनेट सहयोगियों का मेरे ऊपर दबाव था। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पुलक चटर्जी मेरे और मेरे मंत्रालय के अधिकारियों के नियमित संपर्क में थे। वो हिमाचल प्रदेश में धारी देवी मंदिर के पास जीवीके के बिजली संयंत्र, महाराष्ट्र की लावासा परियोजना, गुजरात में निरमा के सीमेंट संयंत्र और कुछ अन्य परियोजनाओं को लेकर निर्देश दिया करते थे। मेरे इस्तीफे के बाद केरल के अखबारों में ये बात प्रमुखता से आई कि 19 दिसंबर 2013 को कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट के आधार पर वेस्टर्न घाट के संरक्षण को लेकर जारी अधिसूचना की वजह से मुझे मंत्रिमंडल से हटाया गया है। मेरे इस फैसले का केरल के कुछ तबके में विरोध हुआ
उन्हें लगता था कि इस अधिसूचना से उनके आर्थिक हित प्रभावित होंगे। इन लोगों ने आपसे और प्रधानमंत्री से अपनी चिंता जताई। मेरी जगह पर मंत्री बनाए गए वीरप्पा मोइली ने मेरे सभी फैसलों को रोक दिया। मंत्रालय से हटाए जाने के कुछ दिन पहले समीक्षा के लिए मैंने अडानी की फाइल मंगाई, लेकिन मुझे बताया गया कि वो गायब है। मेरे अधिकारियों ने खोजबीन के बाद पाया कि वो फाइल कंप्यूटर सेक्शन के वॉशरूम में रखी है। इससे लगता है कि मेरे मंत्रालय के कुछ अधिकारी अज्ञात कारणों से वो फाइल मेरे पास नहीं भेजना चाहते थे। पिछले 11 महीनों में मैं मानसिक और शारीरिक यातनाओं से गुजरी हूँ। तनाव और अपमानित किए जाने की वजह से मुझे गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब मुझे अपना भविष्य निराशाजनक दिखाई दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अपने परिवार की परंपरा को बचाना है, नहीं तो मेरे बच्चे या मेरी आने वाली पीढ़ियां मुझे माफ नहीं करेंगी। सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए नटराजन ने कांग्रेस पार्टी पर राह से भटकने का आरोप लगाया है। राहुल चाहते थे कि बड़ी परियोजनाओं को तुरंत हरी झंडी मिल जाए। राहुल गांधी ने उन्हें खत लिखकर ये भी कहा कि अडानी से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जाए। जयंती ने कहा कि उन्होंने अडानी की फाइल का पता लगाया तो वो बाथरूम में मिली। पार्टी ने उनसे उनकी इच्छा के खिलाफ स्लूप गेट के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले करने को कहा था। कांग्रेस में अंदरूनी लोकतंत्र नहीं बचा है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जयंती नटराजन से पूछा कि जयंती नटराजन ये सब बातें इतने दिन बाद क्यों उठा रही हैं? वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के मुताबिक जयंती नटराजन के आरोपों में दम है, वे सही हैं और कांग्रेस बेनकाब हो गई है। जयंती नटराजन के आरोप एक बात तो साबित करते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नेता परेशान हैं और धीरे धीरे उनकी परेशानी किसी न किसी रूप में सामने निकल कर आ रही है। कभी पीएम मोदी की तारीफ के रूप में तो कभी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करके। नटराजन की पीड़ा जाहिर करती है कि कैसे कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय नेताओं के ऊपर काम को लेकर दबाव बनाया जाता है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अछूते नहीं रहे। जब भी खुलासा हुआ है तो नेताओं के आरोप और उनकी शिकायत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर ही रही है। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। तो जयंती नटराजन ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है और इन गंभीर आरोपों के घेरे में खासकर राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। अक्सर जिन नेताओं को परेशानी हुई है उनकी परेशानी हमेशा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर हुई है। आखिर ऐसा क्यों और ये सिलसिला लंबा क्यों होता जा रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मुकेश वाजपेयी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी मौजूद हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस के नेता विशाल कुंद्रा जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा मुकेश जी आपसे है। जिस तरीके से जयंती नटराजन ने जो आरोप लगाए हैं खासकर राहुल गांधी को लेकर और खत सोनिया गांधी को लिखा है, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, ये कोई नई अचानक या कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ये तो हम लोग पहले से लोकसभा चुनाव से पहले से कहते आ रहे हैं कि जो यूपीए 2 गवर्नमेंट है वो एक रिमोट कंट्रोल से चल रही है। उसमें प्रधानमंत्री जो है वो नाम मात्र के लिए प्रधानमंत्री हैं, बाकी सारा काम माँ बेटे कर रहे हैं। राहुल जी और सोनिया जी के द्वारा हो रहा है। किसी भी मंत्री को राहुल जी और सोनिया जी से पहले हरी झंडी लेनी होती थी किसी भी काम को कराने के लिए, और इसीलिए एक पॉलिसी पैरालिसिस गवर्नमेंट कहा जाता था उस गवर्नमेंट को। उसमें कोई भी पॉलिसी नहीं बन पाती थी, कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी, जिसलिए हर जगह भ्रष्टाचार ही दिखाई पड़ रहा था उस गवर्नमेंट में। तो ये तो आपने देखा कि आज जयंती जी ने, इससे पहले हरियाणा के वीरेंद्र सिंह जी ने, कृष्णा तीरथ जी ने, कभी मिनिस्टर कांग्रेस से छोड़ते जा रहे हैं और कांग्रेस की माँ बेटे से की तानाशाही या इनके उससे तंग आ चुके हैं। तो ये तो सर्वविदित सब जानने वाली बात है कि कांग्रेस में सिर्फ माँ बेटे का ही एक राज चल रहा है। जो वो चाहते हैं वही होता है, चाहे वो अच्छा हो या ठीक हो, सबको मानना पड़ता है। जो नहीं मानता है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। एक कठपुतली की तरह कांग्रेस काम कर रही है। जो पुरानी कांग्रेस थी वो खत्म हो चुकी है। इस समय तो सिर्फ माँ और बेटे की कांग्रेस चल रही है। विशाल कुंद्रा जी, आपने सुना? बिल्कुल सुना। क्या कहेंगे आप? मैं जानना चाहूंगा कि ये कौन मित्र बोल रहे थे भाजपा से? बीजेपी के नेता मुकेश वाजपेयी जी। मैं अब इनके एक एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो इन्होंने पॉलिसी पैरालिसिस की बात करी।
तो शायद ये अगर पढ़े लिखे हों, जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी में तो वैसे कम ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता कि प्रधानमंत्री भी चाय वाले हैं, पढ़े लिखे का उनको पता नहीं, तो शायद आरटीआई की भी इनको फुल फॉर्म ना पता हो। विशाल कुंद्रा जी, तो पहले शब्दों पर संयम रखिए आप। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, मैं आपको विशाल जी बता दूं, मैं वकालत करता हूं पेशे से और लॉ ग्रेजुएट हूं। अभी आप जब बोले तो मैं सुन रहा था ना, अब मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपका सवाल का जवाब दिया, आपने मेरी क्वालिफिकेशन पूछी है। मैं ही आ रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। पॉलिसी पैरलेस की बात करें तो अभी एक आरटीआई चली गई है, जिसमें पता चला है कि आपके 627 सरकारी डिपार्टमेंट और 67 मंत्री, ये सब कुछ होने के बाद भी 88% डिपार्टमेंट में 9 महीने से एक योजना लागू नहीं हुई है। विशाल कुंद्रा जी, हम जयंती नटराजन की बात कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की बात कर रहे हैं, आप मुद्दे पर आइए। हाँ, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है, जो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ माँ बेटी की सरकार बन रही है, सिर्फ एक ही की चलती है, तो आप ये बता दीजिए, विदेश मंत्री की जगह भी मोदी जी जाते हैं, कानून मंत्री की जगह भी मोदी जी जाते हैं, हर जगह मोदी जी जाते हैं, खाने मोदी जाते हैं, पीने मोदी जाते हैं, लेने मोदी जाते हैं, रहने मोदी जी जाते हैं, फोटो खिंचाने मोदी जी जाते हैं। ये क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी सरकार चल रही है। विशाल कुंद्रा जी, सवाल ये है कि जयंती नटराजन ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उनसे इस्तीफा लिया गया उनके पद से, आखिर क्यों? इसकी वजह समझ में आई आपको? और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं राहुल गांधी पर, खत लिखा है सोनिया गांधी को, क्या वो खत आपने पढ़ा, वजह नजर आई? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खत पे देखिए, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, बीजेपी सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत करके नहीं बन रही है, बीजेपी कांग्रेस युक्त, बीजेपी बन के कांग्रेस वो चला रही है देश को। वो कांग्रेस के नेताओं के बिना इस देश में जीत नहीं सकते। बेसिकली ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये भी आधी कांग्रेस की सरकार है जो चल रही है इस टाइम, जो देश में है इस टाइम। विशाल जी, आप विशाल जी जयंती जी के सवालों का जवाब दीजिए, जो आरोप आपके राजकुमार पर और मैडम सोनिया गांधी पर लगाए हैं, उसका जवाब दीजिए। हमने कोई आरोप नहीं लगाया आज आपके ऊपर, हम तो पहले से सच्चाई बताई थी। अडवाणी जी वाले, अरे आप अडवाणी जी पे कहाँ आ रहे हैं? आप राहुल जी पे जाइए, आप राहुल जी और मैडम पे जाइए। नहीं लगता? आप देखिए, आपकी एक बहुत बड़ी मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री ने आपके राजकुमार पर और सोनिया जी पे आरोप लगाए हैं, आप उनका जवाब दीजिए। अडवाणी जी और हमारे को छोड़िए। मेरी बात सुनिए, उन्होंने आरोप लगाए हैं, हमने अडवाणी जी की तरह उनके घर पे गुंडे नहीं भेज दिए पत्थर मारने के लिए। अरे तो आप जवाब दीजिए ना, वो आरोप में क्या सच्चाई है? विशाल कुंद्रा जी, पहले आप मुद्दा समझिए, फिर इसका जवाब दीजिए। हम लौट रहे हैं, तब तक आप समझ लीजिए कि विषय हमारा है क्या। मैं चाहूंगी पीयूष पंत जी, आप इस पर जवाब दें कि जिस तरीके से आपने देखा कि पूरा जो लेटर है, हमने पॉइंट्स के जरिए बताया कि उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया है, और उन्होंने कहा है कि दबाव बनाएगा, पीड़ा में थी और अपनी अपनी पीड़ा को इस खत के जरिए उन्होंने बताया है, खासकर राहुल गांधी को घेरे में लिया है। और कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि इस्तीफा लिया गया तो उन्होंने दे दिया, फिर बाद में वजह जानने की कोशिश की तो बताई नहीं गई। तो ये तमाम जो सवाल हैं, क्या लग रहा है कौन सच है कौन झूठा है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो बातें उन्होंने कही हैं उनमें बहुत सी बातें सच हो सकती हैं, और ऐसा हुआ भी था कि बहुत सी फाइलें थी, बहुत धीमी गति से जो है पर्यावरण मंत्रालय काम कर रहा था, लेकिन उसके पीछे कारण था कि जयंती नटराजन जो है हर को जो पर्यावरण के जो मानक तय किए गए थे उसके आधार पर वो फाइलें देखा करती थी। और कहीं ना कहीं जो NAC थी, जो जिसकी सोनिया गांधी चेयरमैन थी, वो उसकी तरफ से वो एक प्रो पीपुल स्टैंड लेती थी और दूसरी तरफ से कॉर्पोरेट का दबाव होता था। तो ये सब लेके जो है दबाव था। और जो उनका आरोप है कि निश्चित रूप से देखिए ये जग जाहिर था कि 10 जनपद से ही सारे कुछ चलती थी सरकार। मनमोहन सिंह तो एक लेम डक प्राइम मिनिस्टर के रूप में चर्चित थे कि जो कहा जाता था वो उसको फॉलो करते थे। तो इसमें अगर आज वो जयंती नटराजन कह रही हैं तो इसमें कोई नई बात वो खुलासा नहीं कर रही, ये था। लेकिन सवाल इसमें दो चीज़ का है कि अगर ऐसा था तो उन्होंने इसका विरोध पहले दर्ज क्यों नहीं किया जब वो मंत्री थी, उन पे दबाव पड़ रहे थे। दूसरा बात टाइमिंग का है, आज ही वो ये बात क्यों कह रही हैं? क्योंकि देखिए ये कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह ने भी इस बात को उठाया, लेकिन मैं उस वजह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात सामने आती है कि आज ही क्यों, इसके पहले क्यों नहीं उन्होंने इस बात को उठाया और ये बातें आगे क्यों? क्योंकि जयंती नटराजन पहले भी कांग्रेस छोड़ के जा चुकी हैं और अभी जो है हाल में जो शीतकालीन सत्र था संसद का, उसमें जो है भाजपा के अध्यक्ष जो है अमित शाह जी उनसे मिले थे और भाजपा को तमिलनाडु में
अपनी जड़ें जमाने के लिए वहाँ पे वो ये सोच रहे हैं कि सरकार का फॉर्मेशन किया जाए आने वाले भविष्य में, जब वहाँ चुनाव होंगे तो उनको एक नेता चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जो वहाँ जाना जाता हो। तो इन सबको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है जो जयंती नटराजन की जो है महत्वाकांक्षा जग गई है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा जग गई है मुख्यमंत्री बनने की या कोई बड़ा पद लेने की, और कहीं ना कहीं भाजपा की जो एक इच्छा है कि वहां पे अपनी जड़ें जमाने की तमिलनाडु में, अगर मैं वो सही सब समझ लेके रही हूं अब तो वो आपका इशारा बीजेपी की ओर है कि बीजेपी से कुछ बातचीत हुई उसके बाद ही खुलासा हुआ है। निश्चित रूप से देखिए ये खबर आई थी और ये पुख्ता खबरें हैं कि अमित शाह की मुलाकात हुई थी जयंती नटराजन से। अभी जो सत्र खत्म हुआ है शीतकालीन सत्र, उसमें उनसे कुछ बातचीत हुई है और ये लगातार बातचीतें चल रही थी और उसके बाद ही ये एक लिया है। और इस समय दिल्ली का भी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो लगातार कांग्रेस पे एक जो इस तरह का जो है एक आक्रमण चल रहा है कांग्रेस की, और नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि हम जो है भारत को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो एक भाजपा का डिज़ाइन है उसके तहत ये फिट बैठ रही हैं, और उसमें पर्सनल व्यक्तिगत जो एम्बिशन है जयंती नटराजन, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं काम कर रही है और वो उनको लग रहा है कि अच्छा मौका है। और इस समय कांग्रेस कमज़ोर होती नजर आ रही है क्योंकि सोनिया गांधी कुछ कह रही हैं, राहुल गांधी संभाल नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, और राहुल गांधी कभी अपनी प्रो पीपुल इमेज करते हैं। आता है जब वो चुनाव लगातार हार रहे थे तो उनको ये फीडबैक मिला कि साहब आप तो भटक रहे हैं, तो नियामगिरी का मामला था तो वो उठे कि हम आदिवासी के पक्ष में हैं, तमाम बातें, लेकिन कॉर्पोरेट का भी पक्ष था, फंड चाहिए थे उनको, तो वहाँ पे ये आया कि भाई, क्योंकि देखिए इसका जयंती नटराजन का जो इस्तीफा लिया गया उसके बाद जब मोइले जी आए तो एक हफ्ते के अंदर जो है 11 फाइलें वो निपटा दी गई पूरी तरह की, इतनी जल्दबाजी में काम हुआ है। तो निश्चित रूप से ये सब जो उन्होंने कहा है बातें, उसमें तथ्य तो है, लेकिन सवाल वही है टाइमिंग का और मोटिवेशन का। अगर ऐसा था तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? अगर आपको लगा था गलत काम कराए जा रहे हैं तो क्या आप में हिम्मत नहीं थी? ये हमने कई बार देखा है, आने आपसे जवाब लेंगे मुकेश जी। पीयूष जी, हमने कई बार देखा है कि अगर किसी नेता को अपनी पार्टी से दिक्कत है तो वो तब खुलासे नहीं होते हैं। आपने पीसी पारेख को भी देखा होगा, उनसे भी यही सवाल पूछा गया कि आपने पहले क्यों खुलासा नहीं किया, बाद में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ये पहली बार जयंती नटराजन ने ऐसा नहीं किया है, नेता अक्सर ऐसा ही करते आए हैं। जी हाँ, तो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात मैं कह रहा हूँ। जो भी नेता करते हैं उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है, वो इसीलिए वो करते हैं। और आज जैसे कृष्णा तीरथ का मसला था, आप देखिए वो भी आई कांग्रेस छोड़ के, किसी को उम्मीद नहीं थी कि आएंगी वो, लेकिन वो अपने जो है कि बेटी को शायद वो टिकट दिलवाना चाहती कांग्रेस से वहां का। नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र नहीं बचा नहीं, है। ये देखिए आरोप तो अब लोकतंत्र नहीं है, अब जो है कि अब जो कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही, लोकतंत्र तो ये सबको पता था वहां कभी नहीं था। उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई? उस समय तो खूब तालियां बजाते थे, वो जो भी सोनिया गांधी बात कहती थी या राहुल गांधी बात कहते थे, तब लोकतंत्र की बात तो एक बहुत आसानी से मौके का फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, आज के जो नेता हो गए हैं वर्तमान, आप जवाब दीजिए इस पर, देखिए क्योंकि बीजेपी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जयंती जी का जो एपिसोड है इसमें बीजेपी का कहीं कोई रोल नहीं है। पीछे तमिलनाडु में वासन साहब ने कांग्रेस छोड़ी, जयंती जी भी अपनी परेशानी काफ़ी टाइम से बताती हुई आ रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा था। उन्होंने खुद बताया कि मैंने लेटर लिखे, मैंने फ़ोन करा मैडम सोनिया जी को और राहुल जी को, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया मुझे मिलने का। तो ये तो उनका चला आ रहा था काफ़ी टाइम से। जब वो बिल्कुल हार गई या थक गई कि मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो आज उन्होंने प्रेस के सामने अपनी, ये तो वो 1 महीने पहले भी क्या कर सकती थी। देखिए 1 महीने या 2 महीने उन्होंने, और इस बीच अमित शाह से उनकी मुलाकात हो जाती है। अमित शाह जी पार्लियामेंट में पता नहीं किस मुलाकात हो जाती है, सारे कांग्रेस इनसे भी हुई थी। ये बात महत्वपूर्ण है। हर एक नेता और उसके बाद ही ये जो है, उसके बाद ही अब ये जो देखते हैं, देखिए उसका अर्थ ये लगा लेना कि ये सिर्फ मुलाकात अपनी पार्टी में लाने के लिए या पॉलिटिक्स की विषय में होती है। ये तथ्य है कि भाजपा चाह रही बंगाल में अपने पैर पसारने, भाजपा चाह रही है तमिलनाडु में अपने पैर पसारने, भाजपा चाह रही है केरल में अपने पैर पसारने, हर जगह वो इस तरह कर रही है। तो जो शिकार उनको नजर आ रहे हैं वो लगातार ये काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों से जो चेहरे हों, जो उस स्थानीय राजनीति के बड़े चेहरे हों, उनको वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने लोकसभा इलेक्शन में एक आह्वान किया देश की जनता को कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है। ये तो लोकसभा में आह्वान किया था और जनता साथ में है, और धीरे धीरे पूरे भारत से कांग्रेस मुक्त बनता जा रहा है इंडिया। लेकिन उनको 4 राज्यों में आप देख लीजिए। देखिए जहां तक आज का एपिसोड है उसमें बीजेपी का कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो रोज नेताओं से मिलते हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में आ जाओ, या जयंती जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं बीजेपी में जा रही हूँ। इससे पहले वासन साहब ने पार्टी अपनी बनाई। जो भी है, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कुछ तो है कांग्रेस में ऐसा कि कुछ नहीं, बहुत कुछ है, पड़ रहा है।
कुछ तो आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है कि कुछ तो ऐसा वैसा नहीं, चल देखिए रहा निश्चित है। रूप से वहां पे देखिए, इसमें मैं एक जवाब देना नेतृत्व जो चाहूंगा। है, आ रहे विशाल कुंद्रा जी, सवाल आपसे पूछेंगे। एक नेतृत्व का जो अभी वो जो राहुल गांधी से अपेक्षा थी कि लगातार असफलताओं के बाद, लगातार राज्यों में चुनाव हारने के बाद भी शायद संगठन को फिर से कुछ मजबूती दी जाएगी, संगठन को और त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाएगा, और एक जो राहुल गांधी और आक्रामक रूप से जो है नहीं, एक पॉइंट है, अगर काम को लेकर दिक्कत थी तो बकायदा जब कहते हैं कि कोई परफेक्ट नहीं है, अगर दिक्कत है तो ऊपर के मुखिया क्लास लेते हैं, बताते हैं कि आप यहाँ पर गलत हो, यहाँ पर रॉन्ग हो। बिना किसी रीजन के इस तरीके से इस्तीफा ले लेना, और वो बार बार पूछती हैं कि आखिर क्या वजह रही, क्या नहीं रही। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, बाद में बताऊंगा, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनकी खत लिखकर तारीफ की उनके काम की। तो ये तमाम जो कारण है, इनको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये कारणों को मैं नहीं कह रहा हूँ कि कारण गलत है या इसमें बिल्कुल झूठ है, ये हो सकते हैं ये कारण रहे हों निश्चित रूप से, लेकिन मेरा वही कहना है एक्सक्यूज मी, कि आपने इसका विरोध पहले क्यों नहीं किया? अगर आपको लग रहा था वाकई आपका जो है कि बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा आपके साथ अत्याचार हो रहा है, जो आप जिस तरह से काम कर रही हैं उसमें अड़चनें आ रही हैं, तो ये बात आप उठाती, ये बात आप कहती। बाद में उन्होंने जो है कि सोनिया गांधी से भी संपर्क किया, राहुल गांधी से भी, उनकी सुनवाई नहीं हुई होगी तो वो अपना उसी समय छोड़ देती पार्टी को। अगर वो कहते हैं कि अगर किसी कोशिश अहम करी। पद पर आप हैं तो अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो इतनी जल्दी पद भी नहीं छोड़े जाते हैं। कोशिश करी। देखिए, उन्होंने आज बताया कि 4 पीढ़ियों से कांग्रेस में है। आप ये मानिए कि ये फैसला कोई एक दिन में नहीं ले लेता आदमी कि मैं इस पार्टी को छोड़ के इससे नाता तोड़ रहा हूँ। इसमें भी उनको काफी कठिनाई हुई होगी। विशाल कुंद्रा जी, जब देखिए जहाज डूबने लगता है तभी जो है कि उससे लोग छोड़ के भागते हैं। कांग्रेस को मानना चाहिए इस बात को कि हमारे लीडर में कमी है, हमारे पास नेतृत्व की कमी है, इसको मानना चाहिए। मानती नहीं है कांग्रेस इस विशाल बात कुंद्रा को। जी, सवाल ये है कि गंभीर आरोप है, आपने सुना भी होगा, मैंने सवाल पूछा है, इन दिल्ली चुनाव में आखिर अब आपका क्या होगा? इस तरीके से आपके ही नेता एक के बाद एक पोल खोल रहे हैं। कृष्णा तीरथ ने भी कहा लोकतंत्र नहीं है, अब जयंती नटराजन कह रही हैं, पहले आपने देखा पीसी पारेख ने भी आरोप लगाया किताब के जरिए। तो ये बाहर के लोग नहीं है, आपके खुद के लोग रहे हैं जिन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ये आप इसमें टाइमिंग की जो उन्होंने बात की है, मेरे मित्र ने बहुत बढ़िया की है कि ये वो नेता है जो इस वक्त भाजपा से मिले हुए। आज ये जो बोले ना भाजपा कुछ नहीं करी, तो शायद इनको याद नहीं, मेरे भाजपा मित्र को, कि खुद भाजपाइयों ने ही भाजपा के सूत्र से ही हवाला हुआ था, खबर आई थी कि कुछ कांग्रेसी नेता भाजपा के संपर्क में है। ये कांग्रेस की तरफ से खबर नहीं आई थी, बीजेपी की तरफ से आई थी। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है, तो शायद वो ये बोल रहे हैं कांग्रेस युक्त बीजेपी भी बन रही है। ये भाजपा जानती है कि हमारी इस भाजपा पार्टी की इतनी हैसियत नहीं रही 65 साल से वो देश में राज कर सके, इसलिए उसे आज कांग्रेसियों की जरूरत पड़ रही है कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए। उसको कांग्रेस युक्त बीजेपी बना के कांग्रेस मुक्त भारत करना पड़ रहा है। वो भी वो नेता है जो मलाई खोर है, मैं सीधी से बात कर रहा हूँ, वो मलाई खोर नेता है जो यहाँ से अब मलाई खत्म होने के बाद दूसरी मलाई खाने जा रहे हैं। पर मैं उस भाजपा को भी एक बार सतर्क करना चाहूंगा कि जब वो यहाँ पे दीमक की तरह मलाई खा गए तो ये मत सोचिए वो आपको छोड़ देंगे, वो आपके वहां पे भी मलाई खाने आएंगे। कल को जब जहाज का पलटा दूसरी तरफ होगा तो आपके साथ भी दूसरे छोड़ के जाएंगे। ये जब एक हार होती है तो 2 कैंप या तीसरे कैंप में जब चेंजेस होती है तो ये नेचुरल चीजें हर पार्टी में होती है। आपकी पार्टी में हुई है, आपके भी बड़े बड़े वरिष्ठ जितने लीडर थे आज दरकिनार कर दिए गए मोदी जी के आने के बाद, चाहे अडवाणी जी हो चाहे जोशी जी हो, जितने वरिष्ठ लीडर थे जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया उनको भी दरकिनार कर दिया, उसको भी मत भूला जाए। इसलिए ये एक नेचुरल थेरेपी है, ये चलती है। हार हुई है, इतनी बड़ी हार हुई है, उसके कारण विशाल कुंद्रा जी, जयंती नटराजन ने कहा है कि कांग्रेस अपनी राह से भटक गई है, और वो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहते थे कि बड़ी परियोजनाओं को तुरंत हरी झंडी मिल जाए। ये कैसे संभव है? एक प्रोसेस होता है, देखा जाता है सब कुछ, तभी तो आप बड़ी परियोजनाओं को हामी भरेंगे, उनके लिए हरी झंडी दिखाएंगे। क्या सेटिंग थी? कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है, मामला समझाइए जरा, अगर आपको समझ में आता है तो। देखिए इसके प्रूफ नहीं है, बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ कि इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। आज 2000 सैनिक मर चुके हैं, बोलने को तो ये मैं भी बोल सकता हूँ, पर सबूत पेश करना पड़ता है उसका कि उन्होंने ये बोला नहीं बोला। देखिए उन्होंने बाकायदा नाम दिए हैं कंपनियों के, प्रूफ दिया है उन्होंने, नाम दिए हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप तो प्रूफ की बात ही मत करें ना। अगर प्रूफ की बात करेंगे तो आइए चलिए मैं जेल चलते हैं, वाड्रा जी से मिलके आते हैं, चले 48 घंटे में जेल भेज रहे थे ना हमको, चले वाड्रा से मिलके आए। आपके तो बडेरा जी की फाइल भी गायब हो रखी है हरियाणा में।
अरे सर, आपको लगता पूरी खबर ही नहीं है। आपकी पार्टी ने चार्जशीट डाली थी वाटर जी खार ग्रुप, आप अपनी पार्टी में खबर रखिए। और नहीं, विशाल मुंडा जी, आप नाम की बात कर रहे हैं तो नाम का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अडानी से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी ना दी जाए, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने बकायदा नाम भी लिखा है, वेदांता का नाम लिया है, वेदांता का नाम लिया है, कई और भी परियोजनाएं उनका बकायदा उन्होंने जिक्र किया है। मैं भी बोल दूं कि इस वक्त प्रधानमंत्री तो अडानी है, बोलने को तो मैं भी बोल दूं कि हर जगह तो वो चलते हैं आगे, अगर पीछे पीछे मोदी चलते हैं। ऐसे तो बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ। आपके कांग्रेस के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं क्या? तो धीरे धीरे सब आ जाएगा, धीरे धीरे। विशाल जी, तो वो सामने आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन आप सबूत की बात करना। आज सिर्फ आप बात कीजिए कि उन्होंने बात बोली है। विशाल जी, केंद्रीय मंत्री अगर अपने मंत्री रहते हुए काल के बारे में कुछ बोल रहा है तो जिम्मेवारी से बोल रहा होगा। और एक और बात आपने कही कि वो एक दीमक है या मलाई खोर है। अगर आप जिम्मेदारी की तो क्या आप बता सकते हैं कांग्रेस में और कितने दीमक है आपकी पार्टी? चलिए, हम लौट रहे हैं, चर्चा हमारी जारी है और भी सवाल हैं, उनका जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। जयंती नटराजन मामले को लेकर संवाददाता अनिशा गांगुली ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से बातचीत की है, सुनिए जरा। बीजेपी से हमारे साथ है संबित पात्रा जी। सर, कांग्रेस की पूर्व मंत्री जयंती नटराजन ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पे आरोप लगाते हुए कहा है कि वो सभी मामलों में वो हस्तक्षेप करते थे। नहीं, जिस प्रकार से जयंती नटराजन जी ने आज कांग्रेस का कलई खोला है वह बिल्कुल दिखाता है कि किस प्रकार कांग्रेस ने पूरे देश को इतने वर्षों तक गर्त में ढकेला है। राहुल गांधी 10 जनपद में बैठकर किस प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस का मैन्युफैक्चर करते थे वह भी हमने देखा है। किस प्रकार सोनिया जी चिट्ठी लिखती थी और जयंती जी को कहती थी कि वो एनजीओस के साथ लाइजन करे, यह भी हमने आज सुना है। किस प्रकार से जयंती नटराजन ने कहा है कि कांग्रेस में कोई लोकतंत्र शेष नहीं रह गया, कांग्रेस में कोई वैल्यू और आइडियोलॉजी अब नहीं है, कांग्रेस में सिर्फ सफोकेशन है। ये बहुत चिंता का विषय है। एक तरह से कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस बिखर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश को ध्वंस किया है। जयंती नटराजन ने जितने भी आरोप लगाए, क्या सरकार उन सभी आरोपों की जांच करवाएगी? बिल्कुल कराएगी। और अरुण जेटली जी ने और प्रकाश जावड़ेकर जी ने बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहा है कि ये चिंता का विषय है और तमाम उन प्रोजेक्ट्स और फाइलों को पुनः खोला जाएगा और उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सर, जयंती नटराजन जी जो है उन्होंने स्नूप गेट का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के खिलाफ वो नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है उन पर दबाव बनाया गया था। तो आज ये पता चला है, जो हम कह रहे थे वो सच्चाई थी कि षड्यंत्र रचा जा रहा था मोदी जी के खिलाफ, और आज ये खुलासा खुद जयंती नटराजन ने किया है। उस समय जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनी गई थी स्नूप गेट के लोग की, वो खुद कह रही हैं कि मैं कन्विंस्ड नहीं थी, मुझे पता था कि उसमें सच्चाई नहीं है, फिर भी मुझे जबरन सोनिया जी और राहुल जी ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और मैं अटैक करूं। इससे स्पष्ट होता है कि मोदी जी के खिलाफ व्यक्तिगत रोष रख के कांग्रेस काम कर रही थी, कोई पॉलिसी उनके पास नहीं था। आज मोदी जी से और देश से कांग्रेस को क्षमा याचना करनी चाहिए। तो ये थे संबित पात्रा जी, जिन्होंने कहा कि इस तरह के विवाद जो है ये नए नहीं है और जो जयंती नटराजन का खुलासा ये बहुत बड़ा है और इसको कांग्रेस पे इसको सफाई देनी चाहिए। कैमरा पर्सन विजय के साथ अनिशा गांगुली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। जयंती नटराजन के इस्तीफे और राहुल गांधी पर उनके आरोपों को लेकर संवाददाता प्रीत किरण सिंह ने कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा से खास बातचीत की इस मुद्दे पर। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा है, उनसे बात करते हैं। मैम, कितनी सच्चाई है जयंती नटराजन के आरोपों में? जयंती नटराजन के आरोप झूठे और साफ तौर पे गुमराह करने वाले हैं। अगर जयंती नटराजन कह रही हैं कि मैं जासूसी कांड नहीं उठाना चाहती थी, तो क्या उनको कोई किसने फोर्स किया या वो क्यों बोली? तब तो वो उतनी ही आंदोलित थी इस जासूसी कांड से जितनी दूसरी महिलाएं थी देश की, और आज वो किसी को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं और झूठे आरोप लगा रही हैं। अरुण जेटली कहते हैं विपक्ष की तरफ से जो अफवाहें थी वो कहीं ना कहीं खुल के सामने आ गई हैं एक बार, और जैसे जयंती नटराजन बोल रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी, इसलिए अब वो बोल रही है। पहले तो यही लोग थे जो जयंती टैक्स की बात करते थे, अब उन्हें जयंती नटराजन की बातें सच लग रही हैं। तो वो ये दिखाता है कि जयंती नटराजन और बीजेपी दोनों किस तरह से झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और देश को गुमराह करते हैं। क्या मानती हैं बीजेपी में जाने की कहीं ना कहीं एक कवायद शुरू की गई है जयंती नटराजन की तरफ से? अब वो तो समय ही बताएगा। चलिए, शुक्रिया। तो साफ तौर पे शोभा ओझा का ये कहना है कि जिस तरीके से जयंती नटराजन
अब राहुल गांधी के खिलाफ खुल के सामने आई। उन्हें ये बातें पहले कहनी चाहिए थी जब वो पर्यावरण मंत्रालय संभाल रही थी। कैमरा पर्सन प्रदीप मावर के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। पीयूष जी, आपने शोभा ओझा को सुना, उन्होंने एक पॉइंट का जिक्र किया है और बाकायदा उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं जयंती नटराजन ने, वो है स्नूप गेट मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने उनसे उनकी इच्छा के खिलाफ स्नूप गेट के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले करने को कहा था। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, अब इसकी सच्चाई क्या है ये हो सकता है कि ऐसा रहा हो। खैर ये मामला अब खत्म हो चुका है, लेकिन तब सुर्खियों में काफी था ये, काफी सुर्खियों में था ये। और हो सकता है, देखिए, हर पार्टी जो है कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक उसके पीछे मकसद होता है। और देखिए, सीबीआई का जिस तरह आप जानती हैं किस तरह से दुरुपयोग होता रहा है, वो यूपीए भी करती रही है, एनडीए भी करती रही है और एनडीए कर भी रही है, तो वो उस तरह से जो है हर पार्टी ये करती है। तो हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो, कुछ ये इंटेंशनली किया गया हो। लेकिन फिर बात जैसे कांग्रेस की ओझा कह रही थी कि मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बात फिर भी दिमाग में आती है कि आपने उस समय आके अगर आप दबाव था नहीं करना चाहती थी तो आप मना कर सकती थी। ज़्यादा क्या होता कि आपको अपने पद से हटाया, उसी समय हटा दिया गया होता, लेकिन कम से कम एक आपको स्टैंड तो होता कि हाँ ये गलत चीज़ है, मैं ऐसे नहीं मानती हूँ, वही वाली बात है। तो इस तरह की देखिए हर पार्टी या हर सरकारें करवाती हैं। हो सकता है स्नूप गेट में सच्चाई हो सकता है न भी हो। नहीं, उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या किसी और बड़े नेता को इस पर बोलना चाहिए था, मगर मुझे फोर्स किया गया कि स्नूप गेट मामले पर आप मोर्चा संभालें। देखिए ये तो पार्टी ही तय करती है, क्योंकि पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं वो इस तरह के मसलों पे जो लगातार जो है कि जो दूसरे स्तर के नेता होते हैं या दूसरे स्तर के मंत्री जो होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, वो खुद ये लेके सामने नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास एक टीम है जिसको करना चाहिए। तो अब इसमें उस समय ये इनको विरोध के स्वर तब भी दिखाने चाहिए थे, अपना रिजर्वेशन दिखाना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिखाया। हो सकता है उनको लगा कि अभी सरकार है तो मैं क्यों इसमें से अलग हो जाऊं। तो ये तमाम चीज़ें भी सामने संदेह के घेरे में आ जाती हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, टाइमिंग की बात है और उनके इसके पीछे मकसद क्या रहा है, तो वो अब आने वाले दिनों में ये चीज़ें और हमको देखने में मिल सकती हैं। तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से उसको निगेट भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है, लेकिन ये सरकारें ऐसा करती रही हैं। जांच का मामला है और उसको और जांच में आएगा सामने, तथ्य सामने आएंगे। आप देखिए सीपीआई का लगातार दुरुपयोग होता रहा है, यूपीए सरकार भी करती रही है, एनडीए भी करती रही है। अभी तो ये भी था कि भाई जब मोदी जी आए उसके बाद खुद उनके ही मंत्रियों का जो है कि सर्विलेंस लगातार होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सवाल ये कि जयंती नटराजन की टाइमिंग का फिर सवाल उठता है कि इसके मतलब कहीं ना कहीं कोई उनके दिल में है, आगे अपना जो राजनीतिक पॉलिटिकल करियर है उसको कहीं ना कहीं वो उसको दिशा देना चाहती हैं। हो सकता है उसके पीछे चलता हो, तो हो सकता है इन्हीं बातों को लेकर वो इतनी जयंती टैक्स की बात करने वाले आप लोग आज उनकी बातों पर इस तरीके से यकीन कर रहे हैं, ये कुछ इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने जयंती टैक्स की बात की थी। और पहले स्नूप गेट का मैं बता दूं, जयंती जी ने खुद बताया कि मैंने उनको बोला, माकन जी का बाकायदा नाम लेके उन्होंने बोला कि माकन जी का मेरे पास फोन आया और मुझे कहा कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी अटेंड करनी है और ये आरोप लगाने हैं। तो मैंने उनसे कहा मोदी जी को मैं अगर आरोप लगाऊंगी तो उनकी नीतियों पे, उनके उस पर लगा सकती हूँ, ये तो मेरा, मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ तो मैं तो ये आरोप नहीं, आप लगाइए, आप बोलिए। तो उन्होंने फोर्सली कहा कि नहीं, ऊपर से मैडम का हाई कमान का ये मैसेज आया है कि आपको ही इस बारे में बोलना है। तो एक तरह से ये प्रेशराइज करा गया। वो अंदर से बिल्कुल भी उनको मालूम था कि ये सच्चाई नहीं है इसमें, लेकिन अब मैडम का फ़ोन आया या हाईकमान का फ़ोन आया तो उनको ये करना पड़ा। ये उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया है। दूसरी बात ये रही टाइमिंग की, तो टाइमिंग का तो आप कभी भी, अगर आज नहीं वो 1 महीने बाद अगर वो इस बात को उठाते तब भी आप लोग कहते कि टाइमिंग की बात है, पहले क्यों नहीं उठाया। पारिक जी कौन से हमारे बीजेपी में आ गए या पारिक जी ने कौन सी बीजेपी ज्वाइन कर ली या कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, उस समय भी ये बात उठी थी कि पारिक जी किसी पार्टी में जा रहे हैं, बीजेपी उसके पीछे है। पारिक जी दूसरा था, वो ब्यूरोक्रेट आदमी और पीएमओ में थे, सारी बात जानते थे, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट है, उसकी उतनी इच्छा नहीं होती है। लेकिन ये जो राजनेता होता है उसकी इच्छा होती है आगे बढ़ने की, उसकी इच्छा होती है पद को, बड़े से बड़ा पद लेने की। व्यक्त किया था तो लेकिन अपनी पीड़ा को लेकिन
उस समय परसेप्शन यही बना था कि पारेख जी को पीछे बीजेपी है या बीजेपी नहीं, हो सकता है बीजेपी ने उनको दाना न दिया हो, उनको न अपनी पार्टी में उस तरह शामिल किया हो। ना तो हो सकता है जब उनका इस्तेमाल करना होगा तब वो करेगी, तब ले लेगी पार्टी में। तो उस समय कुछ तो था, हम ना अब कुछ है। देखिए, राजनीति में सारी संभावनाएं होती हैं, राजनीति में सारी संभावनाएं होती हैं, किसी की बात और इसलिए हम बिल्कुल उनको निगेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं हर राजनेता की, देखिए ये बहुत महत्वाकांक्षा होती है, आप इसको निगेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल होती है। और वो समय इसीलिए चूज करता है। आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो ये जो बोल रहे हैं कि इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है उनको लेने का या कुछ भी नहीं है, तो एक बात बताते हैं, फिर उनको आप बीजेपी में लेना भी मत, क्योंकि उसी को आप, जब वो मोदी जी के खिलाफ बोली थी, उनको आप देशद्रोही बोल रहे थे। अब आप अपनी पार्टी को अगर देशभक्त पार्टी मानते हैं तो नहीं, बीजेपी ने तो सदस्यता अभियान शुरू किया हुआ है, सदस्यता अभियान चल रहा है, कोई भी आ सकता है उसके जरिए। वो तो चल सकता है, पर मेरे बात सुनाओ, अगर वो चल सकता है तो फिर यानी ये कुछ भी धर्म बदल सकते हैं कुछ भी करने के लिए, या कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग इतनी गंदी राजनीति करते हैं क्या? कोई इनका राजनीति का कोई सभ्यता नहीं रह गई है क्या? जिसको वो देशभक्त, देशद्रोही देखिए पहले गालियां देते थे, आज वो देशभक्त पार्टी में बन के पार्टी में घुसते देशभक्त कैसे हो जाएगी? ये कौन सी भाजपा के पास ड्राई क्लीन मशीन है? ये भी बताते हैं हमारे को। अगर हम भी देशद्रोही हैं तो हम भी कल देशभक्त बनने आ जाते हैं भाई, हमें ड्राई क्लीन। तो आप इस बात को मानते हैं जयंती जी देशद्रोही हैं? आप इस बात को मानते हैं क्या? आप बोलते थे, मैं बोल तो रहा हूँ, आप बोलते थे, तो आज वो देशभक्त कैसे हो जाएंगे आपके लिए? नहीं, आप क्या मानते हैं? आप उनको क्या मानते हैं? मैं तो उनको देशभक्त मानूंगा। तो अगर देशभक्त है तो हमारी पार्टी, अगर जब वो मोदी के खिलाफ बोल रही थी, सच बोल रही थी, जब ये झूठ आरोप लगा रही है आज वो कि मैं मेरे दबाव में बोली गई, कोई किसी को दबाव में किसी को गोली चलवाने के लिए क्या गाली देने के लिए नहीं बोल सकता, आप उसको कह रहे दबाव। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, जयंती नटराजन ने जो खत लिखा है उसके बारे में तो आपको जानकारी होगी, जो आरोप लगाए हैं, क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, देखिए, इसके अंदर जो दल बदल की बात है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कोई किसी भी अपनी आस्था को जब चाहे बदल सकता है, लेकिन इसके अंदर जो गंभीर आरोप है वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के अंदर, सरकार के अंदर एक दखलंदाजी की जो बात कही है वो वाकई बड़ी चिंताजनक है। कि अगर मान लो कोई व्यक्ति जो कि मंत्री स्तर का व्यक्ति हो और वो बताए कि वो अपनी बेबसी के बारे में बोले कि अगर मैंने बहुत सारी फाइलें इसलिए रोक दी गई कि वो किसी विशेष कंपनी को या विशेष व्यक्ति को फायदा पहुंचाना चाहते थे, तो ये सारी चीजें देखते हुए देखा जाए तो कि बड़े गंभीर आरोप है। अच्छा, दूसरी वजह की बात ये है कि आज जिसके साथ उन्होंने जब उसको छोड़ के आई है तब तो इन्होंने ये आरोप लगाए, लेकिन इन्होंने ये सारे आरोप उस वक्त कभी पार्टी के अंदर रहते हुए नहीं उठाए, तो ये भी बड़ी एक अजीब सी विडंबना है। लेकिन अब ये सारी चीजें देश को सीखनी है, देश की जनता को समझनी है कि किस तरीके का। नहीं, उनका ये भी कहना है कि जब पानी सर से ऊपर उठ गया, चला गया, तब जाकर उन्होंने ये मुंह खोला है, क्योंकि पार्टी को उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, इतने साल दिए हैं, वो अपना मानती थी, इसीलिए इतनी जल्दी उन्होंने खुलासा नहीं किया। वो चाहती थी कि ठीक हो जाए, वक्त रहते सब कुछ ठीक नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, तब उन्होंने खुलासा कर दिया। ये उनकी बेबसी जो ये कह रही है, हमको हर चीज की आलोचना करना या हर किसी चीज के लिए कमियां निकालना ठीक नहीं होगा। जो वो ये कह रही है ये भी संभव हो सकता है कि उन्होंने कोशिश की हो, तो लेकिन वो विस्तृत विस्तार से देश की जनता को बता दें कि किस तरीके से हस्तक्षेप एक परिवार विशेष के लोग एक पार्टी में लेके कर रहे हैं, और ये परिवारवाद, भाई भतीजेवाद किस तरीके से हमारे लोकतंत्र के लिए घातक और खतरनाक है, ये हमारी देश की जनता भी समझ ले। विशाल कुंद्रा जी, आप फोन लाइन पर मौजूद हैं? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए, आपने सुना मुकेश जी, जिस तरीके से वही एक बात जो है वो निकल कर आ रही है कि ये टाइम क्यों चूज किया गया है। देखिए, ये इस चीज का जवाब जयंती जी बेहतर दे सकती हैं कि हमारा इस चीज से कोई लेना देना। हमारा तो चिंता है कि एक मंत्री जब इस बात को उठा रहा है तो उस गवर्नमेंट में, उस मंत्री परिषद में होता क्या होगा, कौन कौन से मंत्रियों को दबाव डाला गया होगा और कौन कौन से काम कराए गए होंगे। हमें चिंता इस बात की है। जैसे आज जेटली जी ने कहा और हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि एक एक फाइल की इंक्वायरी होगी, पीछे की जो जो ये इन्होंने बात कही है उस सारी चीज़ों को जांचा परखा जाएगा।
तो हमारे को तो चिंता इस बात की है। अब जयंती जी ने कौन सा टाइम चूज करा ये उनका दिल जानता है, उन्होंने क्यों चूज करा। जो एक सवाल विशाल कुंद्रा जी ने उठाया कि ठीक है टाइम जो उन्होंने चूज किया है, ठीक है कि आरोपों का खुलासा, आरोप लगाए हैं और खुलासा किया है इस सच्चाई का। बीजेपी क्या जयंती नटराजन को लेगी अपनी पार्टी में? देखिए, बीजेपी की अगर नीतियों को और बीजेपी के कार्यों को और बीजेपी को अगर कोई चाहता है कि हाँ मैं इनकी नीतियों से सहमत हूँ, तो बीजेपी के लिए कोई अछूत नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो हमारी पार्टी में नहीं आ सकता। लेकिन जहाँ तक आज का इस एपिसोड का सवाल है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ना बीजेपी ने जयंती जी से कोई बात करी है इस बारे में, ना जयंती जी की तरफ से हम बीजेपी वालों नेताओं से किसी तरह का कोई संपर्क हुआ है, और ना कोई इलेक्शन तमिलनाडु में होने जा रहे हैं या तमिलनाडु में कोई इस तरह का हलचल मचने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के इलेक्शन एक विधानसभा के इलेक्शन है, इसमें ये बहुत बड़ा मैटर ये जरूर वो करता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट किस तरह से चलती थी। इस बात हमारे साथ अब कांग्रेस के नेता अनुज यात्री जी जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुज जी, गंभीर आरोप जयंती नटराजन ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राह से भटक गई है और कांग्रेस में अंदरूनी लोकतंत्र नहीं बचा है, उन पर दबाव बनाया गया काम को लेकर। ये आखिर क्या चल रहा है आपकी पार्टी के भीतर? बड़ी पार्टी है, उम्मीद तो नहीं थी ऐसी। नहीं, पार्टी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक लोगों को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते जो है इस तरह की जो है हरकतें सामने आ रही हैं, और जयंती जी का जो है उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, पर वो मालूम नहीं उसके पीछे उनका क्या हिडन एजेंडा है और क्या उसके पीछे उनकी वो अभी वो है, वो निश्चित तौर पे सब लोगों के सामने कुछ दिनों में निकल के आ जाएगा। इसके पीछे कोई ना कोई भेद जरूर है। जो वो अचानक उन्होंने अपना ऐसा स्वर बदला है, वो पुरानी नेता नहीं है और पुरानी कार्यकर्ता रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस की तरफ से उनको बहुत कुछ मिला है, बहुत ऊंचे पद पर रही है, सरकार में मंत्री रही है, कभी कहीं ऐसा कोई उन पर दबाव नहीं रहा, कभी ऐसा उससे पहले उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, हमेशा अपने पार्टी के लिए एक अच्छे कार्य करती रही हैं। और पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई अभी है, और जो थोड़े दिनों में सब उनका जो कुछ ना कुछ उसमें हमें। ठीक है अनुज जी, किसी एक को हुआ है तो समझ में आता है। आपने देखा होगा कृष्णा तीरथ भी बीजेपी में शामिल हो गई, उन्होंने कहा लोकतंत्र की कमी है और कुछ उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, इसलिए वो इधर उन्होंने रुख कर लिया। अब जयंती नटराजन, पीसी पारेख और आपके बड़े नेता हैं मोदी जी की तारीफ भी कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? किसी एक को लेंगे घेरे में या सबको ले रहे हैं आप? कुछ तो ऐसा है कि आपके नेता अब आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, बड़े चेहरे आपकी पार्टी के। ऐसा नहीं है कि बड़े चेहरे, दो चार चेहरे ये एक अपवाद हो सकते हैं इस तरह के, इन लोगों को अवसरवादी कहा जाएगा, और कहीं ना कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी कहीं ना कहीं इसके पीछे निकल के आ रही है। जिस तरह से जो वो पहले वो पार्टी हमारे नेताओं से गलत बयानबाजी करवाते हैं, वही एक सबका एक ही लीक चल रहा है, गलत बयानबाजी करवाते हैं, फिर उसके बाद पार्टी से इस्तीफा दिलवाया जाता है, उसके कुछ दिनों बाद इनको पार्टी ज्वाइन करवाई जाती है। पीयूष जी आ रहे हैं आपके पास, आप नेता मुकेश आनंद जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुकेश जी, जयंती नटराजन ने जो खत लिखा सोनिया गांधी को, उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, आप किस तरीके से इन आरोपों को ले रहे हैं? देखिए, भारतीय राजनीति का ये एक दुर्भाग्य है कि लोग जब सत्ता में होते हैं और कोई भी बात वो अनुचित करते हैं तो उस समय जाहिर नहीं करते हैं, और जब उनको लगता है कि कोई पक्ष या पार्टी सत्ता में आने वाली है तो उस समय उनकी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं बिल्कुल जग जाहिर हो जाती हैं। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं इस पक्षपात हूँ, लेकिन अगर जैसे आज प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कहा है, तथ्यात्मक रूप से अगर कहीं पे गड़बड़ी हुई है तो उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इस बात का सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अगर कोई इस तरह का कार्य नहीं, आपकी बातों से ये झलक रहा है, आप मानते हैं कि कांग्रेस ठीक है, प्रॉब्लम जयंती नटराजन में है? नहीं, मैं इस तरह की बात को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर भी वो इसका विरोध कर सकती थी, और अगर वो बीजेपी में नहीं जाती हैं आगे, मैं आज तक अभी तक उन्होंने सिर्फ कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, अगर वो बीजेपी में नहीं जाती हैं और कोई पद नहीं लेती या किसी चुनाव में नहीं आती, तो मैं मानूंगा कि उनकी जो ग्रीवांसेस हैं वो शायद सही हैं। यानी कि आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने पर फोर्स नहीं किया था, ये सब सही है, और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी अपनी दिशा में सही बढ़ रही है दिल्ली चुनाव में भी, और जिस तरीके से उनकी रणनीति है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात पे कोई भी तथ्यात्मक रूप से कुछ नहीं कह सकता आज की डेट में, क्योंकि ये सब बातें जांच का विषय है,
और जांच में उनको कंप्लेंट देनी चाहिए थी प्रॉपर, और बाकी चीज़ों जो पुलिस कार्रवाई इस पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह का हुआ है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर उन्होंने किसी के दबाव में किसी भी प्रोजेक्ट को अगर अलाउ किया है या नहीं अलाउ किया पर्यावरण के बेसिस पे, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, पद का दुरुपयोग का मामला है, और इस पे उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर वो सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ लेने की चाहती है तो इसका अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि कैसा राजनीतिक लाभ, कैसा राजनीतिक लाभ? ये तो मैंने आपको बताया, अगर वो इसका कोई बीजेपी में जाती है या कोई पद लेती हैं या कहीं पे कैंडिडेट होती हैं, तो ये अपने आप बात स्पष्ट हो जाएगी। अगर उनका सही में हृदय से उनको कुछ लगा कि गलत हुआ है तो उन्होंने पहले जी मुकेश जी बीजेपी के नेता हैं, उनका नाम भी मुकेश है, मुकेश वाजपेयी, उनका कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी में जाती हैं तो फिर नहीं, हमने कभी इस तरह की बातें नहीं की, हम ऐसा कोई काम करते नहीं, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ अलका तक जहाँ पे क्या अपने क्षेत्र 8 टिकट इस तरह के आरोप लगा दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को दिए हैं, जरा इनको याद दिला दीजिए। जी आप पूछ सकते हैं। मुकेश जी आप कह रहे हैं कि हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। आपने अभी बोला कि हमने ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया, किसी बाहर के आदमी को अपनी पार्टी में नहीं लिया। नहीं, हमारे ऊपर इसलिए नहीं आए लोग कि वो उन पर दुरुपयोग किया गया। अगर किसी का सही में राजनीतिक रूप से लगता है कि कहीं और जाना है, नहीं अगर ने आरोप भी लगाया है 17 दागी नेताओं को लेकर कि उम्मीदवार हैं दागी, उसको लेकर भी प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर। और नहीं, अगर जयंती जी का मन होता है कि मेरे को केजरीवाल जी अच्छे नेता लगते हैं और मैं आम आदमी पार्टी में आना चाहती हूँ, तो क्या आप उनको मना करेंगे? नहीं, अगर वो सिर्फ इसलिए आना चाहती है। किस लिए आना चाहती है? हो सकता है वो आपके नेता से प्रभावित हो। देखिए, हो तो कुछ भी सकता है, हो सकता है कल वो ना रहे हमारे बीच। इस तरह की जो हाइपोथेटिकल चीजें हैं, इस पे बहस नहीं की जाती। अभी ये जंग छिड़ी हुई है। नहीं, आप कह रहे थे ना कि कोई पद लेंगी या बीजेपी में जाएंगी तो बड़ा गलत है, इसलिए उन्होंने बोला, तो मैं इसलिए आपसे सवाल पूछा है। कांग्रेस पे अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं और उस चीजों को परसू नहीं करती, बल्कि अपना पॉलिटिकल कैरियर परसू करती हैं, अगर आप में आएंगी तो हम उसका विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। अगर इस तरह के कोई लोग आते हैं। मुकेश जी आप कहिए ना कि जो उन्होंने बोला उसमें सच्चाई नजर आती है और कांग्रेस का ये कल्चर, कांग्रेस का ये नजर आता है, आप बोलिए इस बात को। मेरे प्रश्न का क्या उत्तर मैं दूंगा, कृपया इसको निर्धारित ना करें। मैं जो प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं मैं वही दूंगा, आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। कांग्रेस का साथ दे रहे हैं मुकेश जी? आप अपना विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए। चलिए ठीक है। पीयूष पंत जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कुछ परियोजनाओं को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी और वहां पर कुछ ऐसा चल रहा था, नटराजन नहीं चाहती थी कि इनको इतनी जल्दी मंजूरी दी जाए और इन पर बाकायदा कुछ ऐसी परियोजनाएं, धारी देवी मंदिर के पास जेवी की परियोजना है, बिजली संयंत्र है, ये महाराष्ट्र में लावासा है, गुजरात में निर्मा सीमेंट है, इस पर नजर रखी जा रही थी। ये भी उन्होंने गंभीर यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि अडानी को लेकर खासकर मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि उनका अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उस पर इतनी जल्दी मंजूरी ना दी जाए। सवाल ये है कि क्या उस समय बिजनेस जो मैन से उनके साथ डील हुई थी, इसी को लेकर जयंती नटराजन के ऊपर दबाव बनाया गया, जिस तरीके से वो फैसले लेती थी, क्या उनसे नाखुश थे वो, वहाँ शिकायत दर्ज की गई, क्या इसीलिए कांग्रेस को एक कदम उठाना पड़ा? नहीं, देखिए दबाव तो थे वहाँ पे, और देखिए कॉरपोरेट की लॉबी हमेशा काम करती रही, बहुत पहले से काम करती है, कांग्रेस के साथ भी करती रही है। अंबानी जो है कांग्रेस के भी खासम खास थे और धीरू भाई अंबानी तो कांग्रेस के रिजीम के चलते ही जो है इतना आगे बढ़े थे और बहुत बड़े व्यापारी बन गए, और उनके पुत्र भी अब जो है वो कांग्रेस से काफ़ी नज़दीकी माने जाते थे, और धीरे धीरे समय रहते उन्होंने देखा चीज़ों को बदलते हुए और फिर वो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी के करीब आते चले गए। तो ये कॉरपोरेट देखिए जब से ये हमारे यहाँ चला है, पूरा जो न्यू लिबरलिज्म जो से चला है, नव उदारवाद चला है, ये पूरा का पूरा पूरे विश्व में, और जो पूंजी का वर्चस्व बढ़ा है लगातार, उसमें कॉरपोरेट का प्रभाव भी बढ़ा है, और कॉरपोरेट अपने लिए लगातार दबाव बनाते रहे। उनको बड़े बड़े संयंत्र लगाने हैं, ऊर्जा के, बिजली के लगाने हैं और दूसरी चीज़ों के लगाने हैं, तो वो ज़मीनें चाहते हैं बड़ी बड़ी, और वो लगातार इसी लॉबिंग करते रहे हैं, और वो विदेशी कंपनियां भी हैं और हमारे देश की कंपनियां भी हैं। और ये नियामगिरी का मामला, आप जैसे राहुल गांधी तभी जब वहाँ पे लगा कि आदिवासियों की ज़मीनें, देखिए इसीलिए आदिवासियों की ज़मीनें लगातार लेती जा रही हैं, और लैंड एक्विजिशन जो एक्ट बना था उसमें फिर जो है कि जिस तरह से उसको डाइल्यूट किया यूपीए सरकार ने,
फिर जो जन दबाव बना उनको फिर उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा और वो चीज़ों को लाना पड़ा जो जनता की विरोधी नहीं थी, उन चीज़ों को शामिल करना पड़ा जो पहले वो निकाल रहे थे और कॉर्पोरेट फ्रेंडली बना रहे थे। तो वो दबाव सारे थे। और उसके बाद जो है फिर अब जब ये मोदी सरकार आई, जिससे ऑर्डिनेंस जिस तरह से इन्होंने आनंद फानंद में जो है पूरा ऑर्डिनेंस निकाल के सारे जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट के जो पास हुआ था 2013 में, उसको जिस तरह से इन्होंने पूरा फिर अब सारी फैसिलिटी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दी है। तो कॉर्पोरेट लॉबी का बहुत बड़ा दबाव बहुत समय से चल रहा है, तो वो उनको लेके कहीं ना कहीं ये था। लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें जयंती नटराजन किसके तरफ खड़ी थी? क्या वो कॉर्पोरेट की तरफ खड़ी थी या वो जो है कि जो सरकार ने जो नियम तय किए थे पर्यावरण मंत्रालय ने कि ये बिना जो पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है जिन प्रोजेक्ट में, वो उनको पास ना होने दें। से तो यही लग रहा है कि वो जो उनकी जिम्मेदारी थी वो उधर खड़ी थी, वो पर्यावरण के जो नियम कानून और कायदे हैं उनके हिसाब से चल रही थी, उनके खत से ये जग जाहिर हो रहा है। वो ये बातें आई भी थी, जिस तरह से वो धीमी गति से वो सारी फाइलें देखती थी और पूरे वो जो भी नियम कानून थे उनको वो देखती थी। और उन्होंने बकायदा ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी चाहते थे कि कुछ ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी वो दिलवाना चाहते थे आनंद फानंद में कि जल्दी से आप कर दीजिए। ऐसा लग रहा था कि शायद दबाव है राहुल गांधी के ऊपर और शिकायत की गई है उनसे कि ये हमारे काम अटके पड़े हैं, आप जल्दी से करवाइए। हाँ, ये देखिए खबरें उस समय भी थी, पूरे मीडिया में खबरें थी और ये था कि वो दबाव बन रहा था लगातार, क्योंकि कॉर्पोरेट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉर्पोरेट का दबाव हमेशा से रहा है। वो ये एक गठबंधन रहा है पूरा राजनेताओं का, सरकार का और कॉर्पोरेट्स का। तो वो लगातार जो है कि वो दबाव बनता था, उसी के चलते जो है उन्होंने बहुत से उन पे दबाव डाले। जवाब मैं अनुज जी से ले लेती हूँ, आती हूँ। अनुज जी, क्या वाकई में कॉर्पोरेट्स के दबाव में ऐसा किया गया? नहीं, ये तो इस तरह की बातें अब ये लोग कह रही हैं। अगर इतना ही ये जयंती जी को अगर ऊपर दबाव था, क्या इनसे अगर ऐसा कोई बात थी तो उसी समय क्यों नहीं बोला इन्होंने? किसने इनको बोला था कि ये सरकार से हट जाती उसी समय? क्यों ये अपना सत्ता में बनी हुई और पद पर बनी हुई मंत्रालय अपना मंत्री पद के वो लेते नहीं? इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला लगता है ना, इनकी बात में लगता है कि कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है। नहीं, देखिए ये तो इतनी सच्ची और इतनी ईमानदार थी। देखिए अनुज जी, ये तो तय था कि कॉर्पोरेट का दबाव हमेशा से रहा है। जब से हमने उदारवादी नीतियां अपनाई हैं और हमने अपने अर्थव्यवस्था को खोला है, ओपन अप किया है, तो लगातार कॉर्पोरेट लॉबी हावी रही है, वो लगातार काम करती रही है। उसने जो है कि पिछली जो एनडीए सरकार थी उसके साथ भी काम किया, उसने जो है यूपीए सरकार के साथ भी काम किया और यूपीए पे दबाव बनाया, और उसने अब जो वर्तमान सरकार है उस पर भी दबाव बनाया हुआ है। बल्कि उसके लिए काफ़ी दबाव में ये सरकार प्रभावित है। तमाम उस तरह के अब अमेंडमेंट कर दिए गए हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट पे। और अडानी साहब को जिस तरह की अब जो फाइल की बात की गई है, अब उसमें ये देखना है कि अडानी साहब की फाइल को उन्होंने किस बूते पे रुकवाया गया था, क्या वो कानून का उल्लंघन कर रहे थे या कि नहीं करते। अडानी साहब वैसे भी काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं, खासकर नियामगिरी का मसला है, जितने भी इनके संयंत्र है उस तरह से, और वो मोदी के खास माने तो हो सकता है वो भी कारण रहा हो। वही बात हो गई, अपनी अपनी लॉबी को लेकर शायद काम किया गया। जिस तरीके से अडानी को लेकर कांग्रेस को शिकायत रही, आम आदमी पार्टी को शिकायत रही, और अगर जिन बिजनेसमैन की डील इनके साथ है तो उनको लेकर इन्होंने खुद अपने मंत्री को घेरे में ले। देखिए एक बात यह है कि पार्टी को फंड की जरूरत होती है, इसलिए भी पार्टी जो है लगातार कुछ न कुछ कॉर्पोरेट को इस तरह से कोशिश करती है। जो परियोजनाएं घर में लटकी रही, उसका जिम्मेदार कौन भरपाई करेगा नुकसान की? और दूसरी बात एक और है कि ठीक है, कॉर्पोरेट वाला जो मैटर है वो अलग विषय है, लेकिन आप ये देखिए कि एक रिमोट से चलने वाली गवर्नमेंट में क्या काम होता होगा और कितना हमारे देश ने सफ़र करा है उन 5 सालों या 10 सालों में। इस चीज़ को आप देखिए और इस चीज़ के बारे में भी सोचिए कि बिना किसी जिम्मेवारी के गवर्नमेंट एक आदमी चला रहा है और उन्हीं के मंत्री इस बात को आज एग्री कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता था, तो हमारे देश की क्या हालत हो रही थी उस समय। कॉर्पोरेट वाली बात तो ठीक है, वो बात अलग है। आप स्वीकार करते हैं कि कॉर्पोरेट अपना काम कर रही है, जिन शब्दों में आपने कहा उन शब्दों में नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि कॉर्पोरेट कुछ घराने ऐसे होते हैं जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसकी तरक्की के लिए काम करते हैं, तो उसमें कुछ इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन एक प्रधानमंत्री, एक सरकार का इकबाल होता है, एक प्रधानमंत्री की एक वो होती है कि वो अच्छी चीज को देखे कि कौन सी पब्लिक के लिए भलाई के काम है, उनके लिए मंजूरी जरूर दे। किसी के आखिरी कमेंट में अनुज जी से ले लेती हूँ, कांग्रेस में तो प्रोग्राम को खत्म करना है। अनुज जी, सवाल ये है कि इतने गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं 2014 के बाद, वैसे भी आपकी हालत इतनी खराब है, दिल्ली चुनाव में कहीं ना कहीं आपको उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन इतने गंभीर आरोप के साथ आप फाइट कैसे करेंगे अब, क्योंकि सवाल तो खड़े होते हैं। नहीं, आज जनता देख रही है, दिल्ली की जनता बहुत जागरूक जनता है,
लोग सब लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से जो है जयंती जी आज ये सरकार से 9 महीने बाद इस तरह से बयान दे रही हैं, इसके और इमीडिएटली पार्टी से इस्तीफा दे रही हैं। तो उसके पीछे एक भूमिका बनाई गई है इस्तीफा देने का, एक बहाना बनाया जा रहा है और झूठ बोल करके इस्तीफा दिया जा रहा है और उसके पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा है। क्या मोदी सरकार जयंती नटराजन को न्याय दिलाएगी? देखिए, हमारे दो मंत्रियों अरुण जेटली जी ने और रविशंकर प्रसाद जी ने बोला है कि हर चीज को रिव्यू करा जाएगा। और मैं तो अपने कांग्रेस के मित्र से कहना चाहूंगा कि आप जयंती जी को छोड़ के राहुल जी के बारे में सोचिए और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस बारे में एक अपने पार्टी के अंदर चर्चा चलाइए। क्या ये सच्चाई अगर है तो इसको कैसे दूर करा जाए? विषय है, क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब इस विषय पर जांच की आवश्यकता है। बीजेपी किस तरीके से जांच करवाती है इस मामले को लेकर वो देखने वाली बात होगी। न्यूज़ लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।